वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8th। टॉपिक चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुजों को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आकृतियों के बारे में जानकारी लेने से पहले सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि हम कोणों की पहचान कैसे कर सकते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं। ये चीज़ हमने पूर्व कक्षाओं में इसका बेसिक अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी जानकारी के लिए हम यहाँ पे कुछ 3 अलग प्रकार के डिफरेंट प्रकार के कोणों के बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन में ये दिया गया है कि पहला यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाएं साइड से दाएं साइड से जो यहाँ पे कोण बना है वो न्यून कोण है, क्योंकि इसमें एक सीधी रेखा दूसरी सीधी रेखा के बीच में झुकाव जो है कम झुका हुआ है, तो इसलिए 90 से कम है, तो ये न्यून कोण होगा। अगर दूसरी बात करें कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर सीधी लंबवत खड़ी है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 90 मरेगा। और इसके प्रकार से जब एक रेखा दूसरे रेखा के से ज़्यादा अधिक झुकाव है, तो उनके बीच का जो कोणों का जो फैलाव है, कोणों का जो प्रसार है, वो अधिक होने के कारण वो 90 से अधिक हो रहा है, जो कि अधिक कोण के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से 3 कोणों के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण की पहचान किया है कोणों के आधार पे। अब इसके पश्चात हम कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिया गया है, एक सीधी रेखा खींची गई है, ये भी एक सीधी रेखा है, बट ये सीधे जैसे हमारे चारों हाथों को, अगर दोनों हाथों को फैलाते हैं, दोनों हाथों को फैलाए गए दिशा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगर कोई रेखा लंबवत जमीन पर गड़ा हुआ है तो उसको हम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से खींची गई सीधी रेखाओं की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन के आधार पे उन आकृतियों के नामों को हम इस प्रकार से प्रतिबंधित करते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ आकृतियों को इस प्रकार से हम कुछ आकृतियाँ हमारे सामने इस प्रकार से बनी हुई है। क्या हम इन आकृतियों को क्या सीधी रेखा कह सकते हैं? सीधी रेखा कहना सही है? नहीं, गलत। क्योंकि यहाँ पे कुछ रेखा टेढ़ी है, कुछ हल्के तक टेढ़ी है, कुछ ज़्यादा टेढ़ी है, कुछ आकृतियाँ जो है घुमाव है, जलेबी की तरह घुमी हुई है। तो इस प्रकार की आकृति को हम वक्र कहते हैं। ये एक वक्र है। इसके पश्चात हम यहाँ पे कुछ आकृतियों को हम इस प्रकार के लिखे हुए जो कि हमारे बाएं साइड में है कि ये आकृति सब बनी हुई है, और दाएं ओर भी कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ बनी हैं। तो हम देखते हैं कि इन दिए गए आकृतियों को हम जैसे ये आकृतियाँ क्या है, वक्र है। ये आकृतियाँ क्योंकि सीधी रेखा नहीं, ये वक्र है। इनमें से ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी रेखाएं वक्र है, ये भी वक्र है। परंतु वक्र के साथ साथ कुछ रेखाएं ऐसी है जो कि बंद वक्र है। जो क्या है? बंद वक्र है। बंद वक्र का मतलब होता है जहाँ से शुरू होना और वहीं पे जाके खत्म होना। तो जैसे वृत्त हो गया, एक बंद वक्र है। ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे खत्म होगा। जैसे स्टार है, स्टार में जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म करते हैं। तो ये एक बंद वक्र कहलाते हैं। अब हम इन्हीं में से कुछ रेखाओं का चयन करते हैं कि क्या इनमें से कुछ सरल वक्र वाले हैं। क्या ये एक सरल वक्र है? इस आकृति को अगर गौर से देखें तो ये अपने आप एक सरल वक्र है। बंद तो नहीं है, सरल वक्र है, क्योंकि सीधी रेखाओं में बनी हुई है, कहीं एक दूसरे को नहीं काट रही है। ये एक सरल बंद वक्र है, तो हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये सरल वक्र नहीं है, क्योंकि ये एक वक्र रेखा दूसरी वक्र रेखा को यहाँ पे काट रही है। जैसे वृत्त है, वृत्त भी एक सरल वक्र रेखा है। सरल वक्र ये है कि जहाँ पे शुरू हो रही है वहीं पे खत्म हो रही है, और कहीं एक दूसरे को नहीं काट रही है। और आपका जो है स्टार है, स्टार भी एक प्रकार के सरल वक्र रेखा है। बाकी ये आकृति जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आकृति दिखाई दे रहा है, ये जो है सरल वक्र रेखा नहीं है। तो आइए यहाँ पे हम सरल वक्र रेखा की परिभाषा को इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि वे वक्र
जो अपने को किसी भी तरफ से ना काट सके, हम उसे सरल वक्र कहेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे स्टार की बात करें तो स्टार भी अपने आप एक सरल वक्र नहीं है, स्टार भी अपने आप एक सरल वक्र नहीं है, पर बंद वक्र जरूर है, सरल वक्र नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है एक दूसरे को काट रही है, इस बिंदु पे काट रही है, तो सरल वक्र नहीं है। अब इतने जानकारी लेने के पश्चात हम यहाँ पे कुछ सरल बंद वक्र की आकृति के बारे में देखेंगे। सरल बंद आकृति क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारी आकृतियां बनी हुई है, तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सी आकृति जो है, कौन कौन सी आकृतियां सरल बंद आकृति है। सरल बंद आकृति का मतलब होता है वे आकृति जो कि सरल रेखाओं से बनी हुई है, सरल वक्र या सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को सरल बंद आकृति कहते हैं। जैसे ये वृत्त हो गया, या आपके एक चतुर्भुज बना गया है जो कि सरल रेखाखंडों से बनी हुई है, हालांकि वक्रों से नहीं है, सरल रेखाखंडों से बनी हुई, परंतु चारों तरफ से घिरी हुई है, कहीं एक दूसरे से कटी हुई नहीं है। अगर हम स्टार की बात करें तो ये भी एक सरल बंद आकृति है, ये भी सरल बंद आकृति, ये भी सरल बंद, क्योंकि इसको देख रहे हैं कि ये सरल बंद आकृति नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से खुली हुई है, कहीं पे जुड़ी हुई नहीं है। पेड़ है, देखिए पेड़ हमने जहाँ से बनाना शुरू किया वहीं पे जाके खत्म हो गया, और ये कहीं एक दूसरे को नहीं टच कर रही है, ना ही कट कर रही है, तो ये एक सरल बंद आकृति है। तो इस प्रकार से आकृतियों के बारे में, सरल बंद आकृति के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न सारे आकृतियों को हम देखें, तो इन आकृतियों को गौर से देखें तो ये आकृतियाँ जो है बहुभुज की श्रेणी में है या नहीं है। अगर पहले चतुर्भुज की बात करें तो ये विभिन्न सरल रेखाओं से बनी हुई है, ये भी सरल रेखाओं से बनी हुई है, ये भी जो है सरल रेखाओं से बनी हुई है, ये भी सरल रेखा से बनी हुई, परंतु ये देख रहे हैं कि एक रेखा दूसरे रेखा को यहाँ पे कट कर रही है, तो ये मेरे ख्याल से बहुभुज के अंतर्गत नहीं आएगा। ये डी बनी हुई है, एक रेखा सीधी है, फिर दूसरी रेखा वक्र में बनी हुई है, तो ये भी बहुभुज के अंतर्गत नहीं आती। तो इससे हम जानकारी ले सकेंगे बहुभुज है, ये बहुभुज क्यों नहीं है। इसके आधार पर हम एक डेफिनेशन बनाते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं, कि वे आकृति जो सरल बंद और सीधी रेखाओं से बनी हो, हम उसे बहुभुज कहते हैं। बहुभुज की डेफिनेशन है कि वे आकृति जो सरल हो, यानी कि सरल वक्रों से या सरल रेखाखंडों से बनी है, रेखाखंडों से बनी है, तो हम उसे बहुभुज कह सकते हैं। जैसे ये डी है, बहुभुज नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ आकृतियां बनी हुई है, विभिन्न प्रकार का आकृतियां, और इन्हीं आकृतियों में से हम कुछ आकृतियों को अलग अलग, इनमें कुछ अंतर दिख रहा है हमें कि ये आकृतियां हमने अंतर प्रतिपादित किया। हालांकि ये रेखा सब सिंपल रेखाखंडों से बनी हुई है, परंतु इनमें से ये आकृतियां जो कि सीधी रेखाओं से बनी हुई है, ये भी सीधी रेखाओं से बनी हुई है, परंतु इनका भी जो है अलग अलग श्रेणी में रखा गया। जो कि सिंपल रेखाओं से बनी हुई, जो चारों ओर से घिरी हुई सिंपल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम उत्तल बहुभुज कहेंगे, क्योंकि ये सिंपल रेखाखंडों से बनी हुई है। और इस प्रकार की आकृति को हम अवतल बहुभुज कहेंगे। अवतल बहुभुज इसलिए कह रहे हैं कि इसकी पहचान ये है कि ये बहुभुज, अगर हम इन रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं, जैसे इस आकृति को यहाँ पे बनाया गया, अगर हम इस आकृति को आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये रेखा इस रेखा को कट कर रही है, यहाँ से यहाँ बढ़ाते हैं तो इसके अंदर कट करती है। तो रेखाओं के द्वारा पहचान करते हैं कि जहाँ रेखाओं को आगे बढ़ाने पर वो दूसरी भुजाओं को टच करती है, काटती है, तो ये अवतल बहुभुज कहते हैं। एक पहचान ये है। कोणों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये अवतल बहुभुज क्यों है, क्योंकि इनका अंतः कोण हम देखते हैं कि इनका जो अंतः कोण होते हैं, बाकी के कोण जो है 180 से कम है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो अंतः कोण है, ये वाला अंतः कोण, वो 180 से ज़्यादा बन रहा है। तो इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि जो जहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे अंतः कोण 180 से अधिक हो रहा है, तो ये एक अवतल बहुभुज है। तो इसके भी हम पहचान कर सकते हैं। इसको यहाँ पे पहचान किया है कि इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो एक रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फिर भी इसके जो है अंतः कोण, इसका भी अंतः कोण जो है 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको अवतल बहुभुज कह सकते हैं। तो इस आधार पे, इस पहचान के आधार पे हम जो कह सकते हैं कि कौन अवतल बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है। अब हम आगे जो है उत्तल बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे कि उत्तल बहुभुज कौन कौन से होते हैं। तो हमने उन्हें एक श्रेणी में रख दिया है, जैसे आपको दिखाई दिया तीनों कि उत्तल बहुभुज जिसे कहते हैं। ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। त्रिभुज हो गया, 4 भुजाओं से घिरी हुई चतुर्भुज, 5 भुजा से घिरी हुई पंचभुज, 6 भुजाओं से घिरी हुई षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज। इस पर ये तो ये अलग अलग रेखाखंडों से बनी हुई।
परंतु यहाँ बहुत सारे बहुभुज आ सकते हैं, परंतु हमने यहाँ पे केवल चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करना है, तो ये उत्तल बहुभुज कहलाएगी। अब इससे आगे हमने पढ़ना है बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के विकर्ण किसे कहते हैं? बहुभुज के विकर्ण के लिए अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले ये अध्ययन करेंगे कि बहुभुज किसको कहेंगे। जैसे अगर हम एक त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज जो है, बहुभुज के विकर्ण को अध्ययन करने के लिए अगर हम त्रिभुज है, ये त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई, इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी। तो यहाँ पे ये रेखा ए बी बिंदु को जो है जोड़ रही है, बी और सी को जोड़ रही है, सी। इन तीनों बिंदु में से कोई भी बिंदु खाली नहीं है, तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं, तीनों भुजाओं से घिरी होती है। विकर्ण का अर्थ होता है कि जहां एक सिरा किसी दिए गए बहुभुज के एक शीर्ष दूसरे शीर्ष को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसको हम विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे शीर्षों को मिलाने का कोई जो है सवाल ही पैदा नहीं होता है, शीर्ष नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए त्रिभुज अपने आप में, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते हैं। अगर हम एक और बात करें कि त्रिभुज के अलावा क्या बहुभुज को हम बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या केवल एक रेखा से बहुभुज बनाया जा सकता? नहीं। क्या 2 रेखाओं से बहुभुज बनाया जा सकता? नहीं। बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है, और फिर 3 से 4 रेखाओं को मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज का निर्माण करते हैं। तो बहुभुज के विकर्ण की जहाँ तक बात है, त्रिभुज में किसी प्रकार विकर्ण नहीं होता है। अगर हम एक चतुर्भुज को लेके चलते हैं, और चतुर्भुज का नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी। अब देखिए, जैसे कि हम विकर्ण के बारे में जानते हैं, विकर्ण की परिभाषा ये होती है कि जहाँ एक शीर्ष दूसरे शीर्ष को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसको हम विकर्ण कहते हैं। जैसे ए और सी को हमने मिलाया, एक रेखा बनी, एक शीर्ष बनी, एक विकर्ण बनी, डी और बी और डी को बनाया तो दूसरा विकर्ण बना। तो इस प्रकार चतुर्भुज में जो विकर्ण बनते हैं वो 2 विकर्ण बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस प्रकार से। अब इसी प्रकार पंचभुज में भी हम दिखा सकते हैं कि पंचभुज में भी विकर्ण किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने पंचभुज लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 भुज बना, तो इसका नाम लिख दिया हमने ए बी सी डी ई। इन 5 बिंदुओं से मिलाकर जो है पंचभुज बने हैं। अब हम इनके शीर्षों को मिलाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि ए और बी मिलके एक भुजा बनी हुई है, तो ये दोनों जो शीर्ष हैं, ए बी जो भुजा है, इसके जो शीर्ष है ए बी, ये अन्य शीर्षों को मिला के विकर्ण तैयार कर सकते हैं। जैसे ए को हमने डी से मिलाया और बी को भी जो है डी से मिलाया, तो ये आपका 2 विकर्ण बन गया। इसी प्रकार जैसे बी और सी है, बी और सी देखिए ये एक भुजा है बन रही है, और बी सी से हम कौन कौन से विकर्ण मिला सकते हैं? ये सकते हैं ई सी, ये तीसरा हो गया, और बी ई चौथा हो गया। इस प्रकार से चौथा हो गया। इसी प्रकार से हम जो है ए को सी से मिला के 5वां तैयार कर सकते हैं। यानी बोलने का मतलब है कि पंचभुज में जो विकर्ण होते हैं, पंचभुज में जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं 5 होते हैं। पंचभुज में विकर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है बहुत सारे जो बहुभुज है, षटभुज, सप्तभुज, बहुत सारे जो बहुभुज होते हैं उनके द्वारा हम विकर्णों का निर्माण कर सकते हैं हम इस प्रकार से। अब इसके पश्चात हमने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में, हमने बहुभुज के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि किस चतुर्भुज को हम एक बहुभुज कहते हैं, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आकृति, जो कि बंद आकृति, सरल बंद आकृति के बारे में अध्ययन किया है। आशा करते हैं आप लोगों को उसको अच्छी तरह से जानकारी हुई होगी, और इससे संबंधित होमवर्क के रूप में आपके किताब में इससे संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को इसी के आधार पर आप सॉल्व करेंगे, और उन्हें सॉल्व करके अपने ग्रुप में उसको भेजेंगे। कहीं पे जो समस्या आएगी उस समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। ओके बाय।